Hi Sohit, welcome to the live Hi, session. hi. How are you, I'm Namrata? doing good. I'm doing good. How are you? I'm good. I hope सबको live session clearly visible or audible हो. If any problem, do let us know. Okay. So we can start right now. काफी सारे लोग आ चुके हैं online and a very warm welcome to you Sohit because we are very happy to have you on live with us. And हमने आपके रिपोर्टिंग को काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं. Congratulations! It's now 3 years that you're working as a correspondent at NDTV. It is very inspiring to know something like this. And we have seen you cover episodes where you have covered infrastructural, things about Mumbai University. You have covered the RA protest. फिर आपने anti CA protest को भी cover किया. And now हम आपको देख रहे हैं कि आप migrant workers के real stories को भी बाहर लेके आ रहे हैं. So my first question, if I can go ahead with it, is that in the ground reporting ऐसे काफी situation आते हैं जब journalists have to come across the real stories and काफी हद तक एक एक mental health पे affect करता है ये सब चीजें. As one of the voices of the journalist fraternity, how is it, आपको कैसा लगता है कि what is it that the journalist community and the fraternity has to deal with when it comes to their mental health and their well-being? देखो, सबसे पहले शुरू करने से पहले वोक लोग का शुक्रिया कि बुलाया मुझे। ऋषिकेश ने बताया कि यूजुअली हम मराठी में बात करते हैं लेकिन आपके साथ हिंदी में बात करेंगे। सो पहले मैं मराठी में सुरू करूंगा की मला माफ करा आणि हे लाजाची गोष्ट आहे की माझं मराठी एवढं छान नाही आहे। मला मराठी येतं पण ते एवढं फ्लुएंट नाही आहे आणि जर मला काही सांगायचं असेल तर ते प्रॉपरली मी एक्सप्लेन करू शकत नाही, म्हणून आम्ही हिंदी किंवा इंग्लिश मध्ये बोलत आहे। तर ही लाजाची गोष्ट आहे आणि मी दररोज माझा प्रयत्न आहे की मी माझं मराठीला अजूनही कसा तरी याला अजूनही फ्लुएंट करूया, तर याचा मी क्षमा मागतो आणि नंतर आपण सुरू करूया। सो आपने जो सवाल पूछा था कि किस तरह से असर पड़ता है, देखिए कई चीजें आप करते हैं तो वो केवल स्टोरीज बनकर नहीं रह जाती, वो आपके दिमाग में खासतौर पर अब का समय, इससे पहले मैं कहूंगा कि कुछ समय के लिए जैसे जब किसान रैली आया था तब एक बार पहली बार ऐसा आप कह सकते हैं कि मुझे लगा था कि यार क्या हो रहा है। मैंने देखा था कि लोग क्योंकि सबसे पहले किसान रैली से शुरू करते हैं फिर हम अभी के इस पर आएंगे। किसान रैली के समय एक आदमी से मिला था, मैं उनका नाम नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। वो आदमी ने एक शर्ट पहना हुआ था और उसके पास आमतौर पर लोग क्योंकि नासिक से चलकर आ रहे थे, किसान रैली आपको याद होगा आज से 2 साल पहले, तो अपने मांग को लेकर अपने जमीन के लिए, तो वो आदमी ने कोई अपने साथ सामान नहीं लाया था। उसके पास एक शर्ट उसने पहना हुआ था और एक शर्ट एक्स्ट्रा वो लेके आया था जो वो चेंज करता था। उसने 5 6 दिन में उसे मिला था, तो 5 दिन से जो उसने घर से रोटी बनाकर लाया था, आप सोचिए एक दिन जो रोटी बनाते हैं 5वें दिन वो रोटी किस तरह से सूखा हो जाता होगा। 5वें दिन भी वो आदमी उसी रोटी को खा रहा था अचार के साथ। मैंने कहा कितने पैसे हैं आपके पास? उन्होंने कहा 10 रुपए है, वो भी तंबाकू ले लेता हूँ या बीड़ी ले लेता हूँ, उसी के लिए अगर खाना मिल जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो जो हमारे पास रोटी है ये सूखा रोटी हम उसी को खा रहे हैं। पता नहीं लेकिन वो चीज आज तक कभी नहीं भूल पाया कि मुझे ऐसा लगा कि क्या हालात हैं, हम क्या सब कुछ दिखा पा रहे हैं, जमीनी स्तर पर लोग कितने परेशान हैं और उसके बावजूद लोग खुश हैं। तो उस समय जरूर काफी समय तक मैं कह सकता हूं आपको कि मेंटली आप सोचने लग जाते हैं क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। जैसे अभी भी मैं आपको कहूंगा, आप जाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ फील्ड पर, माइग्रेंट्स से बात कर रहा हूँ, माइग्रेंट्स क्या क्यों कहें, हमारी लोगों से बात कर रहा हूँ, हम सब माइग्रेंट से कभी ना कभी आए हैं यहाँ पे। हम आए थे तब कंडीशन अलग था, अब कंडीशन अलग है, और अब जो आए हैं वो वापस जा रहे हैं। तो जब हम लोगों से बात करते हैं जो वापस जा रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि आप उनकी मदद नहीं कर सकते, वो है हजारों की संख्या में, लेकिन वो आपको इस नजरिए से देखते हैं, ऐसे नजरों से देखते हैं कि ये हमसे हमारी परेशानी पूछ रहा है, हो सकता है ये हमारे लिए कुछ करेगा। तो कितने लोगों के उस नजर को देखने के बाद आप उनके लिए जब कुछ नहीं कर सकते तो एक समय के बाद आपको लगता है कि क्या मुझे जाकर एक और आदमी से उसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि हम कितनों की मदद करें। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते, हम करते भी हैं अपने स्तर पर, अपने लेवल पर जितने लोगों की मदद कर सकते हैं उतने लोगों के मदद कर भी रहे हैं, बता रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं, एनजीओ को बता रहे हैं, जो कर सकते हैं करें। लेकिन सवाल वही है कि अगर हर रोज लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, अगर सिर्फ रेलवेज महाराष्ट्र का कह रहा है कि वो 5 लाख के करीब लोगों को छोड़ चुका है, लोग लगातार चल रहे, तो उसका असर कितना पड़ेगा।
तो बिल्कुल पड़ रहा है। खासतौर पर एक जो हाल ही में मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें एक टेम्पो चालक था, एक टेम्पो ड्राइवर था जिसका हमने सुबह इंटरव्यू लिया, ठीक है। अब उस टेम्पो में कुल 19 लोग बैठे हुए थे। हमने सुबह उसका इंटरव्यू लिया कि किस तरीके से जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कुछ बिस्किट्स थे हमारे पास, वो हमने दिया कि आप रखिए और आराम से जाइए। ये देने का हमने उनको भी ये भी कहा कि आप संभल कर जाइएगा, आपको समय लगेगा लेकिन आप पहुंच जाएंगे। शाम को जब वापस आ रहा था तो उस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया था। जिस आदमी से मैंने सुबह बात किया था उसकी मौत हो गई थी शाम तक। उसके बच्चों को मैं मिला, उसकी वाइफ को मैं मिला। तो आप बताइए क्या कहेंगे आप। वो तो इतने गरीब हैं कि एक टेम्पो में 19 लोग जा रहे हैं। तो वो चीज मुझे लगता है कि काफी समय तक मुझे हॉन्ट करेगी। मुश्किल होती है कभी कभी सोने, नहीं, नींद नहीं आता है रात के समय। और ये मैं मतलब कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी ऐसा हो रहा है। क्योंकि सोने जाता हूँ तो या तो कोई छोटे बच्चे का चेहरा आ जाता है, या तो ये थॉट आ जाता है कि जब तुम सोने जा रहे हो अपने घर पे एसी लगाकर, तब लोग सड़कों पर चल रहे हैं, तब लोगों के पास बिस्किट है, केवल वो बिस्किट खाकर आगे बढ़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो आप कितने भी करेंगे, जो करता है वो कितना कर सकता है। आज भी मैं धारावी में कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ एनजीओ से बात कर रहा था जो वहां पर लोगों को खाना पीना पहुंचाते थे। 55 दिन से अगर वो भी खाना पहुंचा रहे हैं तो आखिर वो कितने दिनों तक खाना देंगे। वो सरकार तो है नहीं, उनके पास तिजोरी तो है नहीं। तो बिल्कुल आपके मेंटल हेल्थ पर तो इसका असर पड़ता है। उसके अलावा ये एक और जो चिंता हमेशा रहती है वो ये है, क्योंकि हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं तो एक्सपोज हो रहे हैं। बीच में मुंबई के 53 जर्नलिस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, अगर आप कैमरा या बूम देखते तो लोग आपको घेर लेंगे, आप ज्यादा लोगों से दूर रह नहीं सकते। घर पे मेरे मॉम डैड के साथ मैं यहाँ पे रहता हूँ मुंबई में, थाने में। तो एक वो रहता है चिंता कि मेरे वजह से अगर उन्हें इसका इम्पैक्ट ना पड़े और उन पर इसका असर ना पड़े। तो बिल्कुल मेंटल हेल्थ पर इसका काफी असर देखने मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर जिस दिन मुझे लगता है कि आप सोचना भूल जाएंगे या उनका दर्द समझना भूल जाएंगे, उस दिन आप के लिए वो एक केवल स्टोरी बनकर रह जाएगा जो आप एक दिन अपना निकालने के लिए कर रहे हैं, फिर अगले दिन आप कोई दूसरी स्टोरी खोजने लग जाएंगे। तो वो होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और इसलिए ठीक है, इसका असर जरूर होता है, लेकिन अगर असर होगा तब आप उनके लिए कुछ करने की सोचेंगे या उनका दर्द समझ पाएंगे, और तभी आप की रिपोर्टिंग में भी वो नजर आएगा। ये मेरा मानना है हमेशा से। इसलिए जब मैं बोलने भी लगता हूँ तो मैं सोच कर नहीं बोलता हूँ, जो हालात दिखते हैं, जो समझ में आता है वो बोलता हूँ। और अब तक जो हो रहा है लोगों को भी और चैनल को भी वो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जो आपका सवाल था, माफ कीजिएगा मैं आगे कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन बिल्कुल इसका असर पड़ता है। आपने ये भी कहा था दैट काफी सारे जर्नलिस्ट को भी हुआ है एक्सपोजर टू कोरोना वायरस एंड 50 से ज्यादा लोग वर कॉट विद इट। बट वेरी रिसेंटली वी सॉ जी न्यूज जिनके काफी सारे लोगों को भी हुआ था। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे व्हाट इज इट दी न्यूज चैनल्स आर डूइंग, या आप प्रोटेक्शन के लिए आप कैसे इसे हैंडल करते हैं। एंड वेरी रिसेंटली वी हैव आल्सो सीन that journalism and say digital media and all that has been considered as an essential service provider, ऐसा नहीं है कि उसको एक लग्जरी माना गया है। तो इन अ वे शुड दी आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम जर्नलिस्ट, बिकॉज वैसे भी काफी सारे न्यूज आ रहे हैं। सो व्हाट समथिंग लाइक दैट वेयर इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ अ जर्नलिस्ट। देखिए, पहले दो चीजें थी इसमें। पहले जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी पॉजिटिव हो रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज में गिना जा रहा है और वो सारी चीजें, तो देश में फिलहाल डॉक्टर्स या पुलिस के लिए भी सही से ट्रीटमेंट नहीं है ना। वो तो हमसे ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, पेशेंट्स के पास जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन के अंदर जा रहे हैं, उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो उनके लिए भी अभी तक प्रॉपरली कोई किट या फिर कोई चेकिंग नहीं हो पा रही है। जर्नलिस्ट के लिए हर एक ऑफिस लेवल पर ये देखा गया है कि वो टेस्टिंग करते हैं, टेम्परेचर टेस्टिंग करते हैं। जो जर्नलिस्ट फील्ड पर जाते हैं उन्हें ऑफिस में नहीं जाने दिया जाता है ताकि दूसरे लोग इससे एक्सपोज ना हो। एक गाड़ी और एक ड्राइवर को दूसरे गाड़ी या दूसरे ड्राइवर या दूसरे रिपोर्टर से कांटेक्ट आमतौर पर नहीं करने दिया जा रहा है ताकि ये फैले नहीं। और एक बात, जिस तरीके से आपने जी न्यूज का जिक्र किया, तो जी न्यूज का एक जो चीज आज डिस्टर्बिंग ट्रेंड चल रही थी वो ये है कि बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे कि जी न्यूज में हो चुका है, ये लोग इतना कहते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। आपका आइडियोलॉजी बिल्कुल हो सकता है, आपके मतभेद होंगे, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन अगर किसी के कोरोना या कुछ होने पर अगर आप खुश होते हैं तो आप बीमार हैं, आपको
अपनी जांच कराने की जरूरत है। और रही बात जर्नलिस्ट के को निकाले जाने की या पेमेंट्स के कट की, तो बिल्कुल ये सच बात है। प्रिंट हो, टेलीविजन हो या फिर डिजिटल हो, हर जगह पर इसका असर साफ तौर पर देखने मिला है। वो इसलिए क्योंकि जो जर्नलिज्म जिस तरह से चलता है, तो जिस तरीके से हमें एड से पैसे मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जनरेट करवाता है, और अब बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देने कम कर दिए हैं या खत्म कर दिए हैं। तो इसका असर साफ तौर पर देखने मिलेगा। और वैसे भी जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां पर हमेशा हमने देखा है कि इस तरह की खबरें आती रहती है कि लोगों को निकाला जा रहा है या फिर सैलरी कम की जा रही है। तो चिंता की बात जरूर है, लेकिन ये फील्ड ही इस तरह से कि आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। चीजें कभी खराब होती हैं, फिर उसके बाद सुधरती है। मैं जब नहीं था तब लोगों ने बताया कि 2008 में भी काफी हालत खराब थी, लेकिन फिर हालात सुधरे और उसके बाद अब वापस, अब तो खैर केवल जर्नलिज्म नहीं, बाकी कई ऐसे फील्ड है जहां पर से लोगों को काम से हटाया जा रहा है। तो हर जगह पे इसी तरह के हालात हैं। और कोशिश यही है कि जब तक आप कर सकते हैं आप करिए, सेफ्टी रखिए। हम ग्लव्स रखते हैं, चैनल की ओर से कहा गया कि आपको पीपी किट्स देंगे, फेस मास्क, फेस शील्ड भी दिया गया है। लेकिन मैं पर्सनली, मैं अपने लेवल पर आपको बता रहा हूँ कि मुझे कहा गया था कि आप पीपी किट्स पहनिए। मैं दो चीजें हैं क्यों नहीं पहनता। पहली चीज ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस में जब आप सड़क पर होते हैं आप उसे पहन नहीं सकते हैं, परेशानी होगी आपको। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसे पहनेंगे तो आप जिनसे बात करने जा रहे हैं वो आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपसे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप पूरी तरह से पहने हुए हैं और सामने वो आदमी है या वो मजदूर है जिसके पास शायद मास्क के लिए भी पैसे नहीं है या मास्क भी नहीं है, वो रुमाल बांधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इसे एक इनसेंसिटिव भी मानूंगा कि अगर मैं पीपी किट्स पहन के वहां पर जा रहा हूँ, ये इस तरह से होगा कि एक आदमी भूखा है और उसके सामने आप अपना खाना लेकर जा रहे हैं और उसके सामने खा रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, और उनसे कह रहे हैं अच्छा भूखे हैं, क्या किया जा रहा है आपके लिए कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैं पर्सनल लेवल पर मानता हूँ। इसमें कई लोग कह सकते हैं कि नहीं लेकिन हेल्थ भी जरूरी है, तो जी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे कि पीपी किट्स पहनिए या फिर फेस शील्ड लगाइए, जो कि फेस शील्ड जबरदस्ती मुझे दिया गया था ऑफिस से, मैंने घर पर रख दिया है, उसे मैं पहन नहीं रहा हूँ। घर वाले भी चिल्लाते कि पहना करो, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि ये मेरा खुद का एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, और अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है तो आप अपने डिस्टेंस रखिए, आप अपने आप को सेफ रखिए। मैं किसी से हो जाइए या लोगों के बीच में इसी तरह से जाइए, पर ये मैं नहीं मानता कि आप इस तरह से रहें या फिर इस तरह से सेफ्टी के रहें। लेकिन या तो मेरा इंटरनेट कम हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कुछ इशू है क्या? ओके, अगर कोई तब तक कुछ पूछ सकता है तो पूछ लीजिए। नम्रता की आवाज को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर वापस कह रहे हैं रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट कर सकते हैं। Okay, so I'll take some questions till then. Leozi is saying, please tell us how can we help the needy. आपको अगर नीडी को हेल्प करना है तो आपको केवल अपने जाना है, अपने आसपास जाना है और देखना है कैसे वहां पर क्या हालात हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आसपास, अपने घर के आसपास भी कई लोग होंगे। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होंगे, आपकी मेड होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। आप उन लोगों के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि क्या हालात हैं। आज ही हमारी जो एनडीटीवी 24/7 में पूर्वा चटनेस जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक स्टोरी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके करती थी, उनको काम से हटा दिया गया है, तो नाला सफाई का काम कर रही हैं, वो नाले को साफ कर रही हैं। तो ये सारी चीजें जमीनी हकीकत है। जो लोग अभी भी शहर में आपके आसपास रुके हुए हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप केवल जो चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि बहुत सारे लोग नहीं, आपको कि उनके पास राशन नहीं है, मिडिल क्लास है, लेकिन उन हालात ये हो रहे हैं कि क्योंकि सैलरी नहीं आ रही है और पैसे खत्म हो रहे हैं जो उनके पास था, तो वो कम हो चुका है। वो लोग में कहा जा रहा है लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, आई डोंट माइंड, आप लोग मुझे बताएं अगर वापस स्टार्ट करना है तो आप इसे लाइव सेशन को एंड करके दोबारा से स्टार्ट करिएगा। आई एम श्योर लोग जुड़ेंगे, तो आप वो कर सकते हैं। माय मेन क्वेश्चन एक्चुअली आफ्टर दैट ये था कि जैसे आपने कहा जर्नलिज्म का एक ये होता है कि जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, तुम ये नहीं चाहना चाहिए तुम्हें कि किसी और को कोरोना हो गया तो अच्छा हो गया। तो माय क्वेश्चन टू यू पर्सनली है कि आपने जब 3 साल पहले जर्नलिज्म चूज किया, एनडीटीवी ज्वाइन किया, तभी आपने ये कैसे चूज किया कि हाँ मैं जर्नलिज्म करूंगा, मैं मेरा अनबायस्ड रिपोर्ट दूंगा। तो आपका वो प्रोसेस क्या था टू गो थ्रू दैट
choice कि हाँ I will do that part of journalism? देखिए, एक चीज जो मैं साफ कहना चाहता हूं, जो लोग नहीं समझते हैं, वो ये है कि जमीनी स्तर पर, यानी जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टर्स हैं, वो बिल्कुल बायस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे लोग जो दूसरे चैनल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बायस्ड है, हम नहीं है। खबरें सब देते हैं। अब आगे उस खबर को किस तरीके से लेकर जाया जाता है, उसे किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है, उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसमें किस तरीके का एजेंडा लगाना है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो चैनल डिसाइड करता है। लकीली एनडीटीवी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप हर एक बात मेरी अब तक तो बहुत सुनी गई है। मैं बहुत लकी मानता हूं कि एक ऐसे चैनल में मैंने एट द एज ऑफ 23 स्टार्ट किया था, जहां पर शायद ही कोई सीरियसली लेता, लेकिन यहाँ पर लोगों ने मेरी बात सुनी, मुझे सीरियसली लिया, हर चीज सुना, समझाया, उंगली पकड़कर चलाया और करने दिया, समझाया बहुत सारी चीजें, तो मैं ये कर पाया। दूसरी बात कि आपने पूछा कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि एनडीटीवी ज्वाइन करूं, तो ये बहुत ही मैं, खैर जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, मैं काफी बार ये चीज कह भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी कहूंगा एक बार। 8th स्टैंडर्ड में था मैं, और रवीश की रिपोर्ट देखा करता था घर पर। डैड लगाते थे टीवी पर, उस चीजों को देखा जाता था। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, यूजुअली अगर नॉर्थ इंडियंस न्यूज चैनल ज्यादा दिखते हैं, तो उस समय मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। और मैंने ये था कि मुझे एनडीटीवी में किसी ना किसी दिन जरूर काम करना है। तो ये चीज मैंने 8th स्टैंडर्ड में डिसाइड किया था कि मुझे जर्नलिज्म करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे 10th कंप्लीट किया, और तब भी मैंने डिसाइड किया था कि जर्नलिज्म करना है। तो पता चला था कि जर्नलिज्म लेने के लिए मैथ्स लेना जरूरी नहीं है, तो मैंने कॉमर्स लिया और उसमें एसपी लिया ताकि ज्यादा टेंशन ना हो। 12th के बाद बीएमएम बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया, जिस तरह से प्लान किया था। बीएमएम बैचलर ऑफ मास मीडिया में सेकंड ईयर आने के बाद, जब थर्ड ईयर में आपको चूज करना होता है कि आप जर्नलिज्म लें या फिर एडवर्टाइजिंग लें, दो में से एक चूज करना होता है। उस समय क्योंकि मेरे सारे दोस्त एडवर्टाइजिंग में जा रहे थे, तो मैंने एडवर्टीजमेंट लिया, लेकिन मुझे करना जर्नलिज्म था। मैंने कहा कि मैं इंटर्नशिप करूंगा, बाकी सारी चीजें करूंगा और वहां से आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इंटर्नशिप्स की। जो जी न्यूज के ऊपर लोग हंसते हैं, सबसे पहला इंटर्नशिप जी न्यूज में किया मैंने। लाइव इंडिया नामक एक चैनल उस समय आता था, उसमें इंटर्नशिप किया। एनडीटीवी में तो किया ही इंटर्नशिप। फिर उसके अलावा इंडिया.com नाम का एक वेबसाइट है, उसमें किया। यू मुंबा जो प्रो कबड्डी लीग का एक हिस्सा है, उसमें कुछ समय काम करने का मौका मिला। और उसके अलावा एक क्वाड्रम सॉल्यूशंस करके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था उसके साथ भी ये सारी चीजें की, मास्टर्स किया। और जब एनडीटीवी में मैंने इंटर्नशिप की थी, कई लोगों से मैंने अच्छे ताल्लुकात बनाए, कॉन्टैक्ट्स बनाए और लोगों ने मदद की। और जब पता चला कि ओपनिंग है, तब मैं वहां पर आया। तो पहले से ही मैंने डिसाइड किया था कि जर्नलिज्म करना है, और सोचा था कि एनडीटीवी में करेंगे किसी दिन। ये नहीं पता था कि फर्स्ट जॉब एनडीटीवी होगा। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि जो सोचा था वो करने मिल रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोग कर पाते हैं, लेकिन इसलिए कोशिश यही होती है कि अपना 100% दूं हर जगह पर। और इसलिए जो चीजें करता हूं या जो चीजें सोचता हूं वो नेचुरली आता है। अगर आप किसी चीज को फॉलो करते हैं या किसी चीज को देखते हैं, तो वही वैसे ही आप बनते हैं। आप जिसके साथ उठते बैठते हैं, जिस तरह की चीजों को आप देखते हैं, उस तरह से आप बनते हैं। तो हमने बचपन से एनडीटीवी को देखा है और समझा है कि जर्नलिज्म किस तरीके से करना है, और इसलिए उस तरीके से करने की कम से कम कोशिश करते हैं। अभी ये करने में तो आपको काफी सारे ऐसे ओपोजिंग व्यूज मिले होंगे। लाइक हाल ही में भी सॉ इन जनवरी कि आपने एक नेता को क्वेश्चन पूछे और वो एक ही जवाब देते गए वापस। एंड यू सी कि यू हैव दैट थिंग इन यू कि आप वो सही सवाल जितना भी टाइम पूछना है आप पूछते जा सकते हैं। बट यू नो एट टाइम्स ऐसा भी आता है कि यू आर विद, अभी यू आर इन मुलुंड एंड ठाणे के बीच में आप थे, वेर यू आर रिपोर्टिंग की एक माइग्रेंट वाज स्टिल वॉकिंग इन द रेलवे ट्रैक। तो यू नो वहाँ पे आपको कैसे इश्यूज झेलने पड़े थे टू क्वेश्चन द पुलिस एज वेल, बट दे आर ऑल्सो उनका भी एक साइड है, उनकी एक जॉब है जो वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक सिचुएशन को अपने देख के आपको क्या फील हुआ दैट वो भी एक सिचुएशन है, उनके एक साइड, उनका भी एक साइड है करके? देखो, ये जो दो वीडियोस काफी वायरल हुए थे, पहला किरीट सोमैया वाला और दूसरा अभी ये जो पुलिस वाला, मैं दोनों में से किसी में भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ करना है। ठीक है, किरीट सोमैया वाला हुआ ये कि मैं बाकी जिस तरीके से मैं कह रहा था कि आप फील करने लगते हैं, तो मैं फील करने लग गया कि जो छोटे बच्चे हैं, आप उसे किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सीए के खिलाफ हैं वो देशद्रोही हैं। तो और अगर
एज ए लीडर आप बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद आप बाहर आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे जो कहना है मैं वही कहूंगा और बाकी सारी चीजें नहीं कहूंगा। तो उससे मैंने वो शुरू किया था, एक दो तीन सवाल पूछा, जब मुझे पता चला कि इसी तरीके से जवाब मिलने वाला है, तो एक समय के बाद मैं मेरा कूल खो दिया, जो नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ वॉट एवर हैपेंड ओवर देयर, बिकॉज दैट इज नॉट जर्नलिज्म और दिस इज नॉट द वे वी शुड फंक्शन। लेकिन क्योंकि चीजें वायरल हो गई तो अब हो गई, तो उसके बाद वो मैंने जवाब दे दिया, काफी वायरल हो गया था। पुलिस वाले में हुआ ये कि अगर ये लाइव नहीं होता तो मैं नहीं करता, और वाकई नहीं करता, ऐसा नहीं है। और उसमें भी मैंने पुलिस जो थे वहां पर ऑफिसर, उनको मैंने कहा कि सर मैं आपकी सारी बात समझता हूँ और मैं आपसे पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, प्रशासन से मेरा सवाल है, पर्सनली आपसे नहीं। अगर आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि आपको जाकर करना है या लोगों को हटाना है तो आप हटाएंगे। अगर हमें हमारे बॉसेस कहेंगे कि आपको ट्रैक्स के अगर देखना है कि ट्रैक्स के इधर से मजदूर जा रहे हैं या नहीं, तो हम जाकर चेक तो करेंगे ना कि जा रहे हैं या नहीं। तो वो भी अपना ऑफिस, जो ऑफिसर थे वो अपना जॉब कर रहे थे। अगर लाइव नहीं होता तो बिल्कुल मैं बंद कर देता और नहीं कहता कुछ, क्योंकि मैं उनका फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ। मुंबई में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बावजूद लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वो लाइव में हो गया और वो एक समय के बाद वो कहने लगे कि आप सही से जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, तो अगर उस समय मैं कुछ नहीं कहता, वो ये हो जाता कि वो जो कह रहे हैं वो सही है और मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। और इसलिए मैंने जवाब दिया, और लाइव में था और सामने रवीश जी थे, तो वो भी काफी वायरल हो गया। लेकिन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पुलिस का इसमें गलती नहीं है, पुलिस को जिस तरह से कहा जाएगा वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर सवाल तो जरूर बनाएगा। और हमारा क्वेश्चन तो वही है, इसलिए आप रिसेंटली एमपी भी थे, महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर में थे आप, जहाँ पे आपने रियलाइज किया कि लॉट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं एमपी, बट वहाँ पे रिसीविंग एंड में कोई प्रोविजन उनके लिए है कि नहीं। एंड दैट इज वन क्वेश्चन आपने यू ऑलवेज केप्ट फॉरवर्ड कि यहाँ पे दे वेट फॉर 14 आवर्स, देन दे डू अ जर्नी ऑफ 14 आवर्स, वहाँ जाके वेटिंग एक दो दिन का उनका रुकना होता है। तो कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन में इज देयर अ लैप्स ऑफ कम्युनिकेशन, की बातचीत नहीं हो रही है मिनिस्ट्रीज के बीच में कि हाँ हम यहाँ से लोगों को भेज रहे हैं पर तुम वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, एंड एक लिम्बो में फंस गए हैं माइग्रेंट वर्कर्स। तो बिल्कुल व्हाट देखिए, लैब्स जरूर है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे कल थाने, जहां पर मैं रहता हूँ, वहां पर 3 हाथ ताका में करीबन 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए। कल 30 बसेस छोड़ी गई थी वहां से, ठीक है। और आज हम गए तो देखा कि केवल 10 बसेस से छुट्टी, और उसके बाद लोगों को कह दिया कि कुछ नहीं है। तब मैंने कुछ लोगों को फोन किया कि सर क्या हुआ, कल तो आपने 30 बसेस छोड़े, आज 10 ही छोड़े हैं। तो उन्होंने कहा सर जो 30 बसेस छोड़े हैं उन्हें वो आए हैं सुबह 3-4 बजे, उसके बाद वापस उन्हें 6 बजे भेज नहीं सकते हैं, हमारे पास बसेस की कमी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे उनको जो कहा जा रहा है वो तो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग है उसमें जरूर कहीं ना कहीं लैप्स है। अगर आप महाराष्ट्र में इतना सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, देखिए जब वो लाइन लगाते हैं तब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता, बस में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। 25 लोगों को आप एक बस में भेज रहे हैं, लेकिन बाहर 500 लोग ऐसे ही खड़े हैं, तो अगर क्या 25 के यहाँ पे 50 लोगों को नहीं भेजा जा सकता? क्योंकि मध्य प्रदेश में जाकर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, वहां पर एक बस में जितने लोगों को ठूसा जा सकता है उतने लोगों को ठूसा जा रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि दोनों गवर्नमेंट आपस में बातचीत करें, और किस तरीके से इसे स्मूथली किया जा सकता है, किस तरीके से आप अगर यहाँ से कह रहे हैं कि ठीक है हम आज 10-30 बसेस छोड़ रहे हैं, वो कल आपके यहाँ पर ये 30 बसेस पहुंचेंगी, तो आप ये इंश्योर करें कि वहां पर 30 बसेस कल हों और इनको तुरंत एक बस से दूसरे बस में भेजकर आगे भेज दिया जाए। लेकिन ये हो नहीं रहा, और बिल्कुल जरूरत है कि गवर्नमेंट्स आपस में बातचीत करें। जो लीडर्स के अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हर जगह पर, और खैर लीडर से तो एक्सपेक्टेशन वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी कई सारी चीजें होते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो किस तरीके से इसे मैनेज करते हैं, क्योंकि एट द एंड मर रहा मजदूर है। यहाँ पर 12-14 घंटा रुक रहा है 40 डिग्री सेल्सियस में, वहां पर भी 40-45 डिग्री सेल्सियस में 1-2 दिन रुकना है। अब मैं यूपी बॉर्डर तक नहीं गया, वहां पर किस तरह के हालात है हमें पता नहीं। किसी एमपी के अंदर जाना है, उन्हें घर में नहीं लिया जा रहा, गांव में नहीं लिया जा रहा, गांव के आसपास क्या कंटेनमेंट जोन है, क्या वहां पर क्वारंटीन के लिए कोई जगह बनाई गई है, हमें नहीं पता। हम जितना दिखा सकते हैं हम दिखा रहे हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं, आप समझियो कि लोग, बच्चे अगर बिस्किट खाकर 24 घंटे बिता रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? आप क्या करेंगे इसमें? अभी आई विल ओपन अप द फ्लोर की बाकी किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, बट टिल देन वन एनी क्वेश्चन ऐसा होगा कि
वो वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा लगा, या फिर बाद में कभी सोमया जी से आपका बात हुआ? किरीट सोमया से पर्सनली बात नहीं हुआ, लेकिन वो वीडियोस भेजते रहते हैं आजकल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो खुद ही अपने वीडियोस बनाकर भेजते हैं। उसके बाद से भी वो वीडियोस भेज रहे थे, लेकिन अगर मिलेंगे तो मैं बिल्कुल बात करूंगा। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। कई सीनियर जर्नलिस्ट ने पर्सनली ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज किया कि अच्छा किया, ये किया, वो किया आपने, आप खड़े रहे, आपने अपना सवाल पूछा। और वायरल इसलिए हो गया क्योंकि किरीट सोमया को मैंने कहा भी था, अगर आप वो वीडियो वापस देखेंगे तो उसमें मैंने कहा सर अगर 3-3.5 मिनट तक ये वीडियो अगर ये ऑन एयर जाएगा और इसमें आप कुछ नहीं कह रहे हैं तो कैसा लगेगा। मैंने कहा भी उन्हें, वो वीडियो में भी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, क्यों वो नहीं सुने। और उसके बाद वो एक से एक ही चीज बार बार 27 बार उन्होंने कहा, तो उसका असर ये हुआ कि, और वायरल होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको लगता होगा कि इंटरव्यू अच्छा था इसलिए वायरल हुआ, नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो आईटी सेल वाले हैं उन्होंने भी इसे वायरल किया। जिन्हें बीजेपी से या किरीट सोमया से पर्सनल लेवल पर इश्यूज है उन्होंने इसे वायरल किया। तो ये भी कारण था कि इसे ये वायरल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको लगता है कि टीवी पर देख लिया और वायरल हो गया तो ये केवल एक जर्नलिस्ट की वजह से हुआ। उसके पीछे का पॉलिटिक्स काफी अलग होता है, और वो भी एक रीजन है कि वायरल हुआ। लेकिन जिस दिन मिलेंगे मैं बिल्कुल बात करूंगा। अभी जब बीजेपी ऑपोजिशन में है, आप मानकर चलिए कि अगर कोई बीजेपी में है जो वाकई में काम कर रहा है, या ऑपोजिशन जिस तरह से काम करता है, वो केवल किरीट सोमया है, जो रोज सवाल पूछ रहे हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वहां पर वो भेजते हैं। बाकी बीजेपी से लोग कम कर रहे हैं सवाल, लेकिन किरीट सोमया अभी भी काफी सवाल पूछ रहे हैं। अब एनीबडी ऑडियंस में अगर मैंने एक क्वेश्चन देखा जो फ्लड के रिपोर्टिंग के बारे में काफी पूछ रहे थे, तो एक क्वेश्चन मेरा होगा टिल देन कि अभी जुलाई का महीना आएगा, फ्लड तो बारिश होने के जैसे होने ही वाले हैं, हर साल हमको होता ही है। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ माइग्रेंट को और भी प्रॉब्लम होने वाला है उस तरीके से। तो रिपोर्टिंग वाइज आपको क्या लगता है कि व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, और व्हाट कैन बी डन एज सजेशन? तो देखिए, इस बार का फ्लड इंटरेस्टिंग, या इस बार के मानसून इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सड़कों पर लोग नहीं है। तो आप अगर इसके बावजूद अगर गड्ढे आते हैं सड़कों पर, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ओर से ढंग से काम नहीं किया गया है। नाला सफाई हो जाना चाहिए, लेकिन सवाल वापस वही उठता है कि करेगा कौन। मजदूर तो अपने गांव चल रहे हैं, लोग चलकर जा रहे हैं, तो क्या आपके पास लोग हैं ये सब काम करने के लिए? पर्सनल लेवल पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बीएमसी को आप सवाल उठाना काफी आसान है कि बीएमसी की ओर से कुछ नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। बहुत सारी चीजें की जाती है। जहां पर पहले बहुत ज्यादा बरसात में पानी जमा होता था, वहां पर नहीं हो रहा है। नए फ्लड पॉइंट्स बन रहे हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि करजत के यहाँ पर या कसारा के यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करजत के यहाँ पर इस बार हमने देखा था कि ट्रैक्स पर किस तरह से पानी आ गए थे, और फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन फंस गई थी। इसके अलावा एक और जो फ्लड की रिपोर्टिंग जिसके बारे में जिन्होंने बात किया वो मेरे भाई हैं, जिन्होंने वो लिखा था, एंड ही इज द वन हु हैज ऑलवेज बीन बिलीविंग इन मी। तो वो बात कर रहे हैं कोल्हापुर फ्लड्स की। जो कोल्हापुर में जिस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड रेन आ गया था, और उस समय किस तरीके से हालात खराब हुए थे, कम से कम 12 फुट तक पानी था, और बहुत लोगों की जान गई थी। तो ऐसे में भी जरूरी है कि सभी लोगों से बातचीत करते हुए सभी चीजें की जाए और प्लानिंग किया जाए, क्योंकि अभी आपके पास समय था। अब पता नहीं मजदूर थे या नहीं थे, या आपके पास जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं, लेकिन जिस तरीके से देख रहा हूँ कि सड़कों पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है, मुझे लगता है कि इस बार इतनी परेशानी कम से कम मुंबई में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये समय ही बता सकता है, आप कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक क्वेश्चन ऐसा है दैट हाउ इज इट वर्किंग विद रवीश? आपने कभी सोचा होगा कि कोई आइडल है आपका, या आपका कोई हीरो है जिससे आप कभी मिलना चाहें, और आप मिल रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं? तो जब मुझे एनडीटीवी ज्वाइन किया था मैंने, तो एनडीटीवी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऐड किया गया था। तब मैंने देखा था उसमें, जब मैंने कॉन्टैक्ट सब सेव किए, और जब भी देखता था रवीश कुमार टाइपिंग, रवीश कुमार इज टाइपिंग, रवीश कुमार इज टाइपिंग, तो मुझे लगता था अरे बाप रे सर, ये ग्रुप में भी लिखते हैं। क्योंकि आप सोचो, एक वो लड़का जो स्कूल में उन्हें देखता था, वो सेम व्हाट्सएप ग्रुप में है ना। और फिर उसके बाद मुझे था कि मुझे उनके साथ काम करना है, और मैं चाहता भी था कि किसी भी तरह से उनके लिए कुछ तो करना है, उनके लिए काम करना है। तब हमने यूनिवर्सिटी सीरीज की शुरुआत की थी। सर ने कहा था कि ऐसा कुछ प्लान है, हम करना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड है, या किस तरीके से आपके पास कोई तो बताइएगा।
तो मैं बहुत सारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो एजुकेशन फील्ड भी कवर करते हैं, मैं उनके पीछे दिन रात पड़ा रहा कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब जानकारी निकाली। फिर उनको एक दिन बताया कि सर इस तरह से किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करिए। तो उनको पहली बार पर्सनल मैसेज किया मैंने कि सर नमस्कार, मैं मुंबई टीम ज्वाइन किया हूँ। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे। तो अच्छा भी लगा था कि आप जिन्हें देख कर, जिन्हें आइडलाइज कर कर आप आ रहे हैं, उन्होंने आपको मैसेज रिसीव किया। फिर उसके बाद जिस तरीके से हमने एक स्टोरी करनी शुरू की, तब उन्होंने जिस तरीके से बताया कि इसमें ये भी देख सकते हो, इसे इस नजरिए से देखो, अगर किसी से बात कर रहे हो तो ये पूछो, ऐसा करिए वैसा करिए। तो उन्होंने काफी गाइड किया और उनके साथ काम करना और उनको बताना स्टोरीज आज भी उतना ही पसंद है या उतनी ही शिद्दत से करने की कोशिश करता हूँ जितना 3 साल पहले कर रहा था। और आज भी मेरे पास अगर कोई आइडिया होता है तो मैं सोचता हूँ कि अगर 2 तरह की स्टोरीज होती हैं कि रवीश जी लेवल की स्टोरी करनी चाहिए आप लोगों को, कि मतलब ऐसी स्टोरी जो प्राइम टाइम में जाए, जिसके बारे में रवीश जी बात करें, तो कोशिश वही करते हैं। और इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। आई जैसा मैंने कहा, आई थिंक दैट आई एम वेरी लकी कि आप जिन्हें आइडलाइज करते हैं आप उनके साथ काम कर रहे हैं। अब आप देश की बात के लिए भी आप सोचते हैं या आप अपने इनपुट्स देते हैं और उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आज ये वाले टॉपिक पर बात करेंगे, आज ये वाले टॉपिक पर बात करेंगे। आज भी उनसे पर्सनली जब बात हुई थी तो एक अलग मिट्टी के इंसान है जो रिपोर्टर को समझते हैं। और मैं एक चीज जो कहना चाहता हूँ, जो उनकी सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि एक बार कोई ऐसा एक इश्यू था जिसमें मुझे लगा कि वो बात सही नहीं थी, कुछ कोई एक इश्यू को लेकर। और मैंने उनको कहा कि सर ये ऐसा ऐसा आपने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही नहीं। आप सोचिए कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा समय वो जर्नलिज्म फील्ड में रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा भी ये बात सही है, इसे इस तरीके से होना चाहिए। उस दिन मुझे लगा कि अरे बाप रे। तो आप समझिए कि वो ये भी सोच सकते थे कि क्या 2 साल पहले आया हुआ लड़का मुझे बता रहा है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से क्या होता। नहीं, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बात सुना, वो समझे, उन्होंने बताया कि क्या है क्या नहीं। तो ये एक चीज है। और जितना पहले उनके लिए मैं सोचता या आइडियलाइज करता था, अब उससे ज्यादा करता हूँ। उनके लिए जितना काम करने का मौका मिलेगा उतना कम है। और सर का भी बहुत प्यार मिला है। ऑन एयर भी सर ने काफी प्यार दिया है, काफी बातचीत की है, काफी बार मोटिवेट किया है ऑन एयर में भी। जिस दिन ये टेम्पो वाला भी एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मैंने सर को फोन किया था कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, अब मुझे नहीं पता, मेरे में ताकत नहीं है, ये किस तरीके से हम बताएंगे, मेरे में हिम्मत नहीं है सर। मैंने जिसका सुबह इंटरव्यू लिया शाम को आदमी खत्म हो चुका। फिर उन्होंने जिस तरीके से समझाया कि अगर तुम नहीं बताओगे तो किस तरीके से पता चलेगा कि मजदूरों का क्या हाल है। तो मैं एक नजर से देख रहा था कि क्या इसके ऊपर हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए। एक आदमी की डेथ हो गई, अगर इस पे रिपोर्टिंग करते हैं, क्या हम यानी किसी की मौत के ऊपर अपनी रोटी तो नहीं सेक रहे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम उनकी मदद भी करेंगे। और उसके बाद हमने काफी कोशिश भी की उनकी मदद करने की और कुछ हद तक किया भी है मदद। तो कहीं ना कहीं उनका जिस तरीके से साथ रहा बहुत बेहतर है और बहुत सिखा रहे हैं। केवल वो नहीं, सभी हर कोई एनडीटीवी में जितना सीखने मिला है, एक छोटा भाई, एक छोटे बच्चे की तरह, मुझे एक छोटे भाई की तरह हर किसी ने साथ दिया है। वो शायद मैं कहीं भी इतना प्यार नहीं मिल सकता, और इतने कम समय में तो इतना प्यार कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आपने बोला एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट को उनकी बात सुनी, तो एज एन एस्पायरिंग जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है मीडिया का या फिर मेनस्ट्रीम मीडिया का क्या कर सकते हैं? दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी बहुत ऊपर से आ गया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मेनस्ट्रीम मीडिया को कैसे और बेटर कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। मैं एक चीज, बहुत सारे लोग जब भी पर्सनल में भी मैसेज करते हैं वो कहते हैं कि हमें एनडीटीवी ज्वाइन करना सर, और कोई चैनल पर हमें भरोसा नहीं। तो पहली बार जब आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं या आप शुरू कर रहे हैं अपने जर्नलिज्म करियर, तो आपके पास वो चॉइस नहीं होता है कि आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं कहाँ नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं ये नहीं मानता कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, ऐसा चैनल है या दूसरे चैनल्स में काम नहीं होता। ये बात टीवी या ट्विटर पे या सोशल मीडिया के लिए ठीक है, लेकिन हर जगह पे काम होता है। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, जी न्यूज की बात कर ले, इंडिया टीवी की बात कर ले, आज तक की बात कर ले, हर जगह से इतने लोगों ने सिखाया है। केवल मुंबई जर्नलिस्ट की अगर बात करें, नाम लेना शुरू करूंगा तो कम खत्म नहीं हो पाएगा, इतने नाम है। हर किसी ने हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया है, हर किसी ने अभी भी सिखाते हैं, बताते हैं, हर चैनल वाले। और
एज ए रिपोर्टर अगर आप अच्छा करते हैं तो दूसरा रिपोर्टर जब आपका तारीफ करता है तो आपको काफी अच्छा लगता है, कि आपको लगता है कि चलिए कुछ तो किया अच्छा, दूसरों को भी अच्छा लग रहा है। तो पहली बात तो आप ये ना रखें कि मैं यहाँ ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं वहां ज्वाइन नहीं करूंगा। आप हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा काम आप कहीं से भी रह के कर सकते हैं। अगर आपको सोचिए कि टीवी में क्योंकि स्पेस कम है और अभी हालात ऐसे हैं कोरोना के कि आने वाले कुछ समय के लिए और भी थोड़े हालात खराब हो सकते हैं टीवी के, तो आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर खुद का चैनल खोल सकते हैं। कई लोगों ने किया है, काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। और अलग अलग तरीके के वीडियोस बना सकते हैं, अलग अलग एंगल लेकर आप कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री मुझे इसलिए पसंद है कि उन्होंने कहा कि इतने टीवी चैनल्स हैं, हम टीवी चैनल्स को एनालाइज करेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। यही काम हमने देखा है कि कुणाल कामरा करते हैं। पीइंग ह्यूमन के जो वीडियोस वायरल होते हैं वो इसी तरह के वीडियोस होते हैं। तो आपको केवल देखना है कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को अलग करते हैं। बाकी व्यूअर्स की कमी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आप बायस ना रहें किसी के भी खिलाफ। अब मैं जो लोग मुझे महाराष्ट्र में ये कहते थे कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ या बीजेपी के अगेंस्ट कर रहा हूँ, अब 2019 के बाद तो सरकार अभी 2020 में बदल चुकी है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। क्या अभी आप नहीं देख रहे हैं कि मैं उतने ही लेवल से, उतनी ही शिद्दत से माइग्रेंट वाली स्टोरीज कर रहा हूं, सरकार से सवाल पूछ रहा हूं? तो आपको बायस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आधार पर बिल्कुल स्टोरीज कीजिएगा, और हर स्टोरी अगर आपकी पावरफुल होगी तो कोई भी कितने भी लेवल पर क्यों ना हो, आपको ये भी देखना है, एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप इसे किस तरीके से प्रेजेंट करें कि ये चले। तो हर एक चैनल का एक टेस्ट होता है, आपको केवल वो टेस्ट समझना है और उस हिसाब से अपने स्टोरी को प्रेजेंट करना है कि वो चल जाए। और स्टोरी इंपॉर्टेंट होता है, आदमी या रिपोर्टर नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे वजह से स्टोरी है, ऐसा कभी नहीं होता। स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है और स्टोरी एक रिपोर्टर को बनाता है, रिपोर्टर स्टोरी कभी नहीं बना सकता। एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि ऑन व्हाट पैरामीटर्स डू यू थिंक sex workers suffering in a time like this, what are the negligible consideration given to them in the society? काफी टाइम ऐसा होता है सेक्स वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो उनका कुछ रिपोर्ट या उनका कुछ हाईलाइट है आपके पास? अगर इफ यू आर टॉकिंग ये जो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं अभी के फिलहाल कंडीशन पे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने पता लगाने की कोशिश की थी कि कामाठीपुरा की अगर बात कर लें या दूसरे जगहों की, तो कई ऐसे डेडिकेटेड एनजीओज हैं जो दिन रात वहां पर काम कर रहे हैं। इसलिए हालात इतने भी मतलब ठीक है, उनके हालात तो हमेशा से ही खराब हैं, लेकिन अब क्योंकि पूरे माइग्रेंट की बात करें या एक सेक्स वर्कर के वहां पर क्योंकि डेडिकेटेड हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कई सारी चीजें की जा रही हैं और वहां पर भी कई चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि कई एनजीओज ऐसे हैं, जैसे कि मैं कुछ एनजीओज के नाम लूंगा। म्यूज एक एनजीओ है जिसे मैं भी जानता हूँ, शायद आप जानते हैं, ऋषिकेश भी जानता है। तो म्यूज ने जिस तरह से काम किया है, शायद ही बहुत ही कम ऐसे एनजीओज हैं जो उस तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई एनजीओज जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जितनी परेशानी थी फिलहाल उतनी परेशानी है नहीं। सेक्स वर्कर्स को लेकर जो परेशानी है वो लगातार बरकरार है। देखिए, वो वाली परेशानी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे उनको किस तरीके से अब्यूज किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ पे उनको आप कह सकते हैं कि हैरान किया जाता है, उनको किस नजरिए से देखा जाता है, ये सारी चीजें बिल्कुल अभी भी बरकरार है। चेंज करने में जरूर समय लगेगा, लेकिन कोरोना वायरस के टेक्स्ट में देखेंगे तो वहां पर मदद किया जा रहा है। हाँ, तो मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि हमने भी जर्नलिज्म सीखा है एंड बचपन से हम भी ब्रॉडकास्ट में जाना चाहते थे, बट नॉट एवरीवन कैन जॉइन एनडीटीवी और आई मीन सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जिनको ब्रॉडकास्ट में जाना है पर इतनी पुअर स्टेट है आज की ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज नॉट एवरीवन हैव द मीन्स टू गो ऑन यूट्यूब और स्टार्ट देयर ओन चैनल, और आई मीन सम ऑफ देम डोंट वांट टू गो इनटू प्रिंट आल्सो। सो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती इंटर्न्स को। लाइक आई हैव इंटर्न्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, तो बाकी जगह पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, रिपोर्टर्स के साथ जाने नहीं मिलता है, जैसे मैं आपके साथ आता था कभी कभी, वैसा और जगह पे नहीं मिलता था आने। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि एक सेंस ऑफ डिप्रेशन भी आता है कि इतनी हालत खराब है जर्नलिज्म की, तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मैंने भी इसलिए इंटर्नशिप ज्यादा किए थे मेरे समय में, ताकि कहीं पर भी अगर मौका मिले तो ज्वाइन कर सकूं, और बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं
मैंने पहले बीएमएम ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद देखा कि ऐसे तो जॉब नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने मास्टर्स भी किया। मास्टर्स करने के बाद भी करीबन 6 महीने तक घर पर रहा, क्योंकि कहीं पर भी कुछ जॉब नहीं था, और एज जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे ऐसे एक भी जर्नलिज्म में किसी के साथ एक कांटेक्ट भी नहीं था। तो डिप्रेशन जरूर होता है कि माँ बाप ने यार पैसे लगा दिए, आपके घर में इतने पैसे नहीं थे और लाखों रुपए आपने खर्च किए। डैड कह रहे थे कि किस तरह क्यों, जरूरत है क्या। फिर भाई ने कहा कि नहीं, अगर उसे मास्टर्स करना है तो करने दीजिए। तो आपको लगता है कि यार इतना सब होने के बाद क्या वाकई कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एम आई मेड फॉर इट। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो जरूर हो जाता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो यही किया कि जहां पर भी इंटर्नशिप किए वहां पर मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए, उनसे टच में रहा और जानता रहा कि कहां पर किस तरीके के मौके आ रहे हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि एनडीटीवी में मौका है तो मैंने अप्लाई कर दिया। एक बार सिलेक्ट हो गया, फिर कुछ रीजंस की वजह से कोई जाने वाला था यहाँ से और वो नहीं गए, तो मैं सिलेक्ट होके वापस, मुझे कहा गया कि ठीक है अब वो वापस आ गए तो आपको जॉब नहीं मिल सकती है। फिर 3-4 महीने नहीं था, उस समय तक मैं एक वेबसाइट के लिए काम कर रहा था, india.com नाम था उस वेबसाइट का। वहां पर भी मैंने इंटर्नशिप किया था। तो आप सोचिए कि मैंने मास्टर्स करने के बावजूद इंटर्नशिप किया था, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं करना था। तो मुझे जर्नलिज्म ही करना था और कोशिश थी कि एनडीटीवी से करें, लेकिन पता नहीं था एनडीटीवी में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा चैनल है। लेकिन क्योंकि मैंने लगातार कांटेक्ट में रहा था जब मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की थी सबके साथ में, तो अगर आप को भी यही करना है कि आप कांटेक्ट में रहिए लोगों के, जिनके साथ आपने काम किया, और जैसे ही कुछ मिलेगा तो हर जगह पे अप्लाई कीजिए। जरूर समय लगता है, जैसे कि मैंने कहा कि मास्टर्स करने के बाद 6 महीने में घर पर बैठा था और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप वापस से करना शुरू किया, ताकि कुछ करते रहें। घर पे आप बैठेंगे तो आपको लगे कि यार क्या हो रहा है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप जाइए, देखिए आपके यहाँ पे हालात कैसे हैं। अगर मजदूर सड़क पर हैं तो वो किन हालातों में, आप जाकर वो देखिए। कभी कोई कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में किस तरीके से हियरिंग होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंबई की अगर मैं बात करता हूँ, वो कभी आजाद मैदान नहीं गए, उन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं देखा है, उन्होंने कभी लोगों को कहीं पर बैठकर प्रोटेस्ट करते हुए, या कोर्ट में हियरिंग किस तरीके से होती है, या पुलिस स्टेशन में किस तरीके के हालात होते हैं, वो सब नहीं देखा है। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर क्या असर है वो भी देखना जरूरी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने बीएमएम में भी जर्नलिज्म नहीं किया। मास्टर्स में सोचा था कि मैं एमएससीजे करूंगा, लेकिन उसमें मैं भी केसी में आया तो उन्होंने कहा एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, आप पायलट बैच में आ जाइए। तो क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे थे तो वापस मैंने एमए में किया, एमएससीजे नहीं किया। लेकिन उससे उसका फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपको पता है कि किस तरीके से स्टोरी किया जाना चाहिए, किस तरीके से हालात हैं, किस तरीके से स्टोरी लिखी जाती है, किस तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है। अगर टीवी के लिए आप काम कर रहे हैं तो टीवी में किस तरीके से लिखना चाहिए, या टीवी में किस तरह से लिखाया जाता है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। और जब आप इंटर्नशिप भी करते हैं तो आपको खुद वो इंटरेस्ट लेकर लोगों के पास जाना है, सर किस तरह से लिख रहे हैं, क्या मैं लिखने में मदद करूं, किस तरीके से लिखा जाता है, इसका क्या मतलब है। और कोई जर्नलिस्ट या कोई रिपोर्टर आपको बोलेगा नहीं कि भाई चल मेरे साथ, या तुम आओ मेरे साथ और फील्ड पर जाते हैं। वो आपको उनके पीछे पड़ना है कि मुझे आना है, मुझे आपके साथ जाना है, देखना है हालात कैसे हैं। और अगर आप उस तरह से हो तो बिल्कुल लोग आपको लेके जाएंगे। और ये एक है कि जब भी आपको समय मिले, या आप अभी अगर कॉलेज या दूसरी जगह पर है, तो आप जाइए, आप देखिए कि आपके यहाँ पे अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो किस तरह से हो रहा है। अगर कहीं पर भीड़ है, कोई एक इश्यू हो चुका है, तो वहां पर हालात कैसे हैं। तो ये सब चीजें पता लगानी जरूरी है। अभी भी अगर लोग सड़कों पर चल रहे हैं तो जिस तरह से कवरेज होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। सबसे पहले जब सेकंड लॉकडाउन हुआ था, मुझे याद है कि तब क्विंट के लिए एक वीडियो बनी थी 9-10 मिनट की। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, माँ उसे रात भर लेकर चलती है, और एक फैमिली को उन्होंने फॉलो किया था और वो पूरा उन्होंने शूट किया था। तो वो देख के भी आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप नहीं कवर कर पाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट या आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, आप अपने वीडियोस बनाइए, आप फेसबुक पर डालिए, सोशल मीडिया पर डालिए। अगर आप अच्छे वीडियोस है या आपके वीडियोस में कंटेंट है, एक चीज अच्छा जो चीज देखने मिलता है कि कंटेंट को अब भी लोग उतना वैल्यू देते हैं। तो अगर आपके पास कंटेंट है तो अपने आप वो शेयर होना शुरू होगा। जैसे हम भी जब अब ये जो टेम्पो वाला जो एक्सीडेंट हो गया था, जो बहुत ही भयानक स्टोरी थी, हमने देखा कि वो अपने आप व्हाट्सएप पर मेरे डैड के फोन में आ गया, मेरे मॉम के फोन में आ गया, मुझे कुछ लोगों ने भेजा कि ये स्टोरी अच्छी है, तो वो अपने आप व्हाट्सएप पर भी घूमना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कोशिश करते रहिए,
लेकिन साइड बाय साइड आप भी अपनी ओर से देखिए कि हालात कैसे हैं। अगर इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो आप जाइए, आप देखिए कि वहां पर अगर कोई एक बड़ा जजमेंट आ रहा है और कोर्ट के बाहर लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां जा नहीं सकते। आप जाइए, एक जगह पर रुकिए, देखिए कि उनको परेशानी ना हो और किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कौन किस तरह से बात कर रहा है, ये सब चीज देखना बहुत जरूरी है। और एक सवाल आया है कि क्या कोई स्टोरी कवर करने पर हटाने के लिए दबाव या थ्रेट मिले हैं? आई मीन फ्रॉम पॉलिटिशियंस या फिर ऐसा कुछ? एनडीटीवी में तो ऐसा कोई दबाव नहीं होता है, ये मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि किस पे भी आप स्टोरी करिए, आप पिच करिए। अगर आपके स्टोरी में वो ताकत है या वो स्टोरी उतनी सेंस बनाती है तो आपके बॉसेस या तो उसे अप्रूव करेंगे, अगर उसमें नहीं है तो बताएंगे कि अच्छा इसमें ये एंगल से नहीं, दूसरे नजरिए से देखो, ये ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको बताया जाएगा कि उसको किस तरीके से सुधारा जाए। अब तक मुझे उस तरीके से ये नहीं किया गया है या स्टोरी मेरी रोकी नहीं गई है। हाँ, सुधारा गया है कि आप 10 लोगों की बात कह रहे हैं, आप 100 लोगों की बात कही है। आंकड़े निकालिए, सरकारी आंकड़े किस तरीके से है, क्या गवर्नमेंट का क्या कहना है। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि आप केवल एक साइड दिखाते हैं स्टोरी का, आपको दूसरा साइड दिखाना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें सिखाया जरूर गया है और उसके वजह से स्टोरी और खूबसूरत हुई है। या थ्रेड भी मिला नहीं है, या तो पता नहीं, मैं जितने लोगों को मिला हो ऐसा कोई मिला भी नहीं है जिसे थ्रेट मिला हो। तो ये वाकई होता है तो मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है अब तक, तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। ओके। और कोई क्वेश्चन, एक सेकंड। कोई मास्टर्स के लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हो जर्नलिज्म, ऐसा ऋषिराज पूछ रहे हैं। यार मैंने खुद ने नहीं किया है, तो जर्नलिज्म से मैंने ना ही मास्टर्स किया है ना ही ग्रेजुएशन किया है, और तो आई डोंट थिंक सो आई शुड बी। हालांकि बहुत जरूरी है करना, क्योंकि मैं अब रिसेंटली जो पूर्वा 1.5 साल पहले एनडीटीवी उसने ज्वाइन किया है, पूर्वा चिटने एनडीटीवी 24/7, और वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है। तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी वाला हूँ, तो फर्क समझ में आता है। तो अगर आप अच्छे जगह से करेंगे तो उसका बिल्कुल असर होगा, क्योंकि आपको जो नजरिया या आपको जो चीज सिखाई जाएगी वो बिल्कुल अलग होगी जो यहाँ पर है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको सिखाया कितना भी जाए, आप जब तक उसको प्रैक्टिकली खुद नहीं करते या खुद इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या खुद आप उतर कर नहीं देखते हैं कि हालात किस तरीके से हैं, है ना। तो जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय जब हम कॉलेज में थे तब हम जाते थे, 2-3 बार पुलिस ने डिटेन किया, अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो उस समय से हमें पता था कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। उस समय हम खुद गए थे, पुलिस की गाड़ी किस तरह से होती है जब हमें अंदर बिठाया गया, या वो जब डिटेन करते हैं या जेल लेकर जाते हैं तो किस तरह के हालात होते हैं। आपने भी देखा आरए के टाइम पे कि किस तरीके से आप लोग भी कर रहे थे। तो आप सिस्टम को और करीब से जानते हैं कि आपको पुलिस वहां से उठाता है और वही पुलिस वाला आपको गाड़ी में कहता है यार तुम ठीक काम कर रहे हो, लेकिन क्योंकि हमको बोला गया है। तो वो जो सिस्टम है वो आप तभी समझेंगे जब आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट ज्वाइन करें, या आपको अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करिए, अगर नहीं है तो जाकर देखिए कि किस तरह से लोग क्यों कह रहे हैं, या लोग अगर सड़कों पर उतरे हैं पोस्टर्स लेकर तो क्यों उतरे हैं। अगर सीएए के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सीएए के समर्थन में अगर लोग जमीन पर हैं तो क्यों कर रहे हैं। दोनों साइड देखिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए, लेकिन उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा। तो मास्टर्स जो सवाल था, यार करिए, अच्छे कॉलेज से करिए, बिल्कुल कीजिए। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो जिनके आप अगर डायरेक्टली आप किसी तरह टच में आ जाएं तो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं बहुत लकी रहा हूं, आज भी मैं बहुत सारे स्टोरीज के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट, केवल एनडीटीवी के नहीं, जो बाकी लोगों को सब लोग गोदी मीडिया बोल के छोड़ देते हैं, जो नहीं है वैसा। मैं नहीं मानता पर्सनली कि आप हर किसी को गोदी मीडिया एज अ रिपोर्टर तो आप नहीं कह सकते, एंकरिंग या चैनल को लेकर तो मैं बहुत छोटा हूं कुछ कहने के लिए। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं अब जो हेल्प करते हैं, जो बताते हैं इसे इस तरीके से करो, कॉन्टैक्ट देते हैं, नंबर देते हैं। तो आप ये सब चीज जरूर कीजिएगा और हर किसी से मदद लीजिएगा, हर किसी से सीखिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे, आप की स्टोरी उतनी खूबसूरत होगी। ये आपने कहा कि रिपोर्टर्स तो बायस नहीं होते, बट रिपोर्टर्स को ही सबसे बड़ा थ्रेट होता है। जैसे आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि प्रो सीए प्रोटेस्ट में एनडीटीवी का एक इमेज बना दिया है एक साइड पे कि चिल्ला देते हैं या फिर कुछ टॉन्ट मार देते हैं, तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? बिकॉज रिपोर्टर हैज टू फेस इट, द एंकर डजंट फेस एनीथिंग। यार ये सब जगह पे होता है। प्रो सीए में अगर एनडीटीवी के खिलाफ हो रहा है तो एंटी सीए में हमने देखा है कि जी न्यूज हो जाए, इंडिया टीवी हो जाए, बाकी लोगों के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे साथी हैं,
उनके साथ भी उसी तरह से होता है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि ग्राउंड लेवल पे आपको इंश्योर करना है कि यार ये हमारे जगह पे ना हो। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा या एरिया नहीं बताऊंगा जहां पर ये हुआ था। एंटी सीएए प्रोटेस्ट था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पहुंचे थे वहां पर, 5-6 दिन से लगातार महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो बाकी लोगों से कोई बात करने को रेडी नहीं था। हमें कहा गया कि हाँ, हम एनडीटीवी से बात करेंगे। तो हमने कहा कि अगर आप बात करेंगे तो सबसे बात कीजिएगा, या तो किसी से मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से बात नहीं कर रहे, तो कल हो सकता है कि बाकी लोगों से बात किया जाए, मुझसे बात नहीं होगा। तो हमने ग्राउंड लेवल पे वो स्टैंड लिया कि नहीं, हम सब साथ में रहेंगे। तो और हैकलिंग या लोग कुछ जगहों पे जरूर कहते हैं, जैसे प्रो सीए प्रोटेस्ट में भी बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन जब तक वो आपको पर्सनली अटैक नहीं कर रहे हैं या वो दूर रहकर अपनी बात कह रहे हैं, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो बिल्कुल सुनता हूँ और बाद में प्यार से कहता हूँ कि आइए चाय पीते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। और तुम भी जब इंटर्नशिप कर रहे थे एनडीटीवी में ऋषिकेश, हमने भी आपस में कई सारी चीजों पर डिबेट की है, बातचीत की है। तो मैं ये हमेशा से मानता हूँ, मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं, विनीत की बात कर लें, हरनीश की बात कर लें, ऐश्वर्या की बात कर लें, रितेश की बात कर लें, हम सब का जो ग्रुप है उसमें भी कोई अगर मुद्दा या टॉपिक आ जाता है तो उसमें भी हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद एक यानी आपको दूसरा एंगल भी पता चलना चाहिए। तो बिल्कुल कुछ जगहों पर लोग आपको कितना भी आप करेंगे, आपको सही को गलत कहेंगे, गलत को सही कहेंगे। तो वो समय आपको समझना है कि वो एज अ व्यूअर कह रहा है, और जब तक वो आपको पर्सनली अटैक नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, तो ही इज ऑल्सो इन हिज राइट, ही हैज द राइट टू से थिंग्स। जिस तरह से एज अ रिपोर्टर आप कहीं पर भी घुस जाते हैं और किसी से भी सवाल पूछते हैं, और तब आप नहीं सोचते कि सामने वाले को क्या लगेगा। तो अगर सामने वाला भी आपको अगर कहीं पर कुछ सवाल पूछते तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। ये एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ। ये मैं बाकी जर्नलिस्ट से पूछता आया हूँ पिछले एक हफ्ते से कि आपको क्या लगता है कि सोशियो पॉलिटिकल स्थिति क्या होगी आफ्टर दिस कोरोना, मतलब जब भी खत्म हो, बहुत टाइम लगेगा इसको, बट आपको क्या लगता है लेबर इश्यूज आएंगे पॉलिटिकल फ्रंट पे सामने, या फिर वापस हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, या फिर किसी जंग का ऐलान हो जाएगा और फिर से मुद्दे भटक जाएंगे? या देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मजदूरों का असर अभी भी देखने मिल रहा है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं और कल अगर आपने उद्धव ठाकरे का भाषण सुना, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रीन जोन में हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लोगों की कमी है। तो लोग कम है वहां पर, तो आप आइए, आप मदद कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए। तो माइग्रेंट इशू जरूर है, लेकिन ये कब तक रहेगा वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जो आज मुंबई या महाराष्ट्र छोड़कर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जहां पर भी गए हुए हैं, वहां पर से आए भी इसलिए थे क्योंकि वहां पर रोजगार की कमी थी। तो अगर वहां पर वापस से अगर रोजगार, कितने लोगों को मिलेगा? अगर 1-2-3 लाख लोग गए हुए हैं तो उनमें से कितने लोगों को वहां पर रोजगार मिल पाएगा, है ना? तो लोग वापस भी आएंगे, तो जब वापस आएंगे तब किस तरीके के हालात होंगे? क्या अगर वो 1 साल तक अगर रुक जाते हैं तो वो एक मजबूत स्थिति में होंगे कि वो बार्गेन कर सके, क्योंकि अगर लोगों की कमी होगी तो लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले आते हैं तो जितना अभी मिल रहा था, सोचिए अगर आपको दिन का दिहाड़ी 300-400 रुपया होगा तो वो 200-250 पे आ जाएगा। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। अब देखना होगा किस तरफ जाता है। पॉलिटिकल लेवल पर जब तक लोग ऑपोजिशन में है ये मुद्दा उठाएंगे, लेकिन सरकार में आते ही नहीं उठाएंगे। तो बीजेपी महाराष्ट्र में इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि सेंट्रल लेवल पर वो गवर्नमेंट में है। तो अगर वो यहाँ पर बोलते हैं तो उनसे दूसरे राज्यों में सवाल पूछा जाएगा। शिवसेना कांग्रेस दिल्ली पे नहीं बोल सकती क्योंकि महाराष्ट्र में माइग्रेंट्स, उनकी गवर्नमेंट और माइग्रेंट्स परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए अपने अपने सरकार को बचाने के लिए आप देखेंगे कि अभी भी माइग्रेंट्स पर कोई खुलकर नहीं कह रहे हैं। अगर उस दिन भी प्रधानमंत्री ने बात किया तो उसमें केवल ये कहा कि मैं मेरे देश के मजदूरों से कहना चाहता हूँ कि आप जो त्याग कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं आपके त्याग को। यानी आप देख रहे हैं, लेकिन क्या आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा बनेगा, और लोग इस मुद्दे पर वोट भी नहीं करते। यानी आप खुद भी सोचिए कि आप में से कितने लोगों ने आज तक एजुकेशन के मुद्दे पर या जो आपके यहाँ पे जो भी नेता हैं उनके क्वालिफिकेशंस को देख के वोट किया है, या कभी सुना भी है या सोचा भी है कि वो क्या कह रहा है आपके एरिया के बारे में, या उसने क्या प्रोमिसेस किए हैं? नहीं करते लोग। तो अगर आप करेंगे नहीं तो ये बात तो नेता को भी पता है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो इसलिए वो ये मुद्दा अगर उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आज तक देख के आया हूँ। आप खुद भी सोचिएगा, हो सकता है कि मैं गलत रहूं, लेकिन
क्या आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि नहीं, ये नेता ज्यादा एजुकेशनल, ये जो इसके क्वालिफिकेशन है ये काफी अच्छे हैं इसलिए इसको लेना चाहिए? क्या आपने देखा है कि उसका क्रिमिनल स्टेटस किस तरीके से है, या उसके ऊपर कितने केसेस हैं, या उसने अब तक क्या किया है, या उसका मैनिफेस्टो क्या कहता है? आप में से कितने लोगों ने अपने इलाके में या अपने नेताओं के मैनिफेस्टो के बारे में पूछा भी है? तो लोग ये सब मुद्दों पर वोट नहीं करते हैं, और इसलिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा आ जाता है। जिस दिन लोग ये सारे मुद्दों पर वोट करेंगे, जिस तरह से दिल्ली में अगर स्कूल का एक मुद्दा बना तो इसलिए बना था क्योंकि विपक्ष और सरकार दोनों उठा रहे थे, क्योंकि लोग उससे जुड़ रहे थे। तो जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, नेता वो सवाल या वो चीजें उठाएंगे ही नहीं। और अभी भी माइग्रेंट्स को लेकर ना ही लोगों को ज्यादा फर्क पड़ा है, इसलिए नेताओं को भी नहीं पड़ेगा। ये घुमक का लड़का नाम का कोई अकाउंट है, उनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं ग्रेजुएशन पत्रकारिता से कर चुका हूँ इस वर्ष, क्या मुझे आगे पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए या फील्ड में आना चाहिए? ये उनका सवाल है। पढ़ाई करते हुए फील्ड में ही है। अगर आप पढ़ रहे हैं और साइड बाय साइड आपको अगर काम करने दिया जा रहा है और आप कर सकते हैं तो दोनों कीजिए। क्योंकि और सोचिए, अगर आप पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, वो भले इंटर्नशिप हो सकता है, वो फ्री में काम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अगर आप फ्री में काम करने को तैयार हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आप कीजिए। क्योंकि अगर आप 2 साल के आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और साइड बाय साइड काम भी कर रहे हैं, तो जब तक आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब तक आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा। तो अगर आप कहीं और जाते हैं तो वहां पर उसका फायदा हो सकता है। तो जब तक जहां तक हो आप पढ़ें, और साथ में ये भी देखें कि अगर कहीं पे भी काम करने मिले, इंटर्नशिप करने मिले, सीखने मिले, तो आप बिल्कुल जाएं और वो भी करें अलग अलग जगह पे। जरूरी नहीं है कि केवल जर्नलिज्म में ही आपको, अगर सोचिए जर्नलिज्म में आना है लेकिन अभी फिलहाल कोई चैनल या कोई न्यूज़पेपर में जगह नहीं है इंटर्नशिप के लिए भी, तो ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। जैसे अगर मुंबई में है तो आप आर्य ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, सेव आर्य से जुड़ सकते हैं, म्यूज से जुड़ सकते हैं, जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी एक अलग नजरिया आपको देखने मिलेगा। तो ये सारी चीजें करते रहिए पढ़ाई के साथ में। बाकी चीजें जिस तरह से मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि बहुत जरूरी है, आप जाइए, बाहर निकलिए, मूवीज भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म जैसे फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कोर्ट किस तरह से काम करता है, कोर्ट में किस तरह से सुनवाई होती है, हियरिंग किस तरह से होती है, लोग कब आते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर प्रोटेस्ट किस तरह से होता है, पुलिस अरेस्ट किस तरह से करती है, ये सारी चीजें भी देखना या वहां पर जाना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। आखिर के 2-3 सवाल लेते हैं। ये हानि खेत करके कोई अकाउंट है कि एनडीटीवी में क्या डिफरेंस है जो बाकी न्यूज चैनल्स में नहीं है, ऐसा उनका सवाल है। यार एनडीटीवी छोड़कर दूसरा कोई न्यूज चैनल में काम तो किया नहीं हूँ, सो आई डोंट थिंक सो आई एम इन दैट पोजीशन टू कंपेयर एंड से कि क्या डिफरेंस है। जमीनी स्तर पर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग मदद करते हैं, और तो आई एम नॉट इन दैट पोजीशन, और मैं फेयर आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कहना चाहिए। ओके, व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ प्रोसेस फॉर अ रिवाइवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेट आई लॉस्ट द क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लीडर्स इन द लोकसभा? मतलब व्हाट डू यू थिंक कुड बी द प्रोसेस? हाँ, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द कहा गया? व्हाट व्हाट डू यू थिंक कुड बी द प्रोसेस फॉर अ रिवाइवल ऑफ एन इंडिपेंडेंट? पता नहीं यार। योगेंद्र यादव काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। बहुत बुरा लगा था जब आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ा था और बाकी लोगों ने छोड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब अरविंद केजरीवाल को इंडिपेंडेंट कहना भी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो पूरा एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया था, तो उसके बेसिस पे वो आगे बढ़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जमीनी स्तर पर इंडिविजुअल लेवल पर अगर एक एक आप जगह पकड़ के करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। बीजेपी जो अभी देश में है वो भी एक समय में केवल 2 सीट पे थी पूरे देश में। तो आप ग्राउंड लेवल पर अगर लगातार काम करते रहेंगे और मुद्दे वो उठाएंगे जो लोगों तक छुए, वो सही हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर वो लोगों तक पहुंचते हैं या लोग उससे इम्पैक्ट उसका होता है तो जरूर आप वो कीजिए और उस तरीके से होगा। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बदलेगा, अगर ज्यादा एजुकेटेड लोग अगर आते हैं पॉलिटिक्स में, तो उसके बाद चीजें बदलनी शुरू होंगी। जैसे अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्विटर पर सीधे सवाल पूछ रहे हैं और मंत्री जवाब दे रहे हैं। तो आने वाले समय में, और मैं हमेशा से काफी पॉजिटिव सोचता भी रहता हूँ, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका असर देखने मिलेगा और चीजें बदलेंगी। लेकिन लार्ज स्केल में तब तक नहीं बदलेगी जब तक वोटर अपना किस तरह से सोचता है उसमें आप बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं करते। ये एक फनी क्वेश्चन है
टीजे डस, हमारे ग्रुप का तेजस करके इंसान है, फाइनल ईयर एग्जाम्स इन बीएमएम 6M, व्हाट डू योर जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट से? मेरा एंजाइटी को सेटल करने में हेल्प कीजिए। ही वांट्स टू आस्क कि एग्जाम्स होंगे या नहीं, या फिर क्या होगा। यार एग्जाम्स हो या नहीं हो, उसे देखो, डिग्री होना चाहिए लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम्स हो या नहीं हो, लेकिन होंगे। मुझे लगता है कि जब तक यूनिवर्सिटी का एग्जाम है और आप फाइनल ईयर में हैं तो कुछ भी होगा, चाहे हो सकता है और 2 महीने के लिए उसे पोस्टपोन कर दें, लेकिन एग्जाम होंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ग्रेजुएट नहीं होते, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होते आप, तो शायद आपको आगे के लिए प्रमोट कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि आप फाइनल ईयर की बात करें तो एग्जाम होंगे, तो आप बिल्कुल पढ़ें उसके बारे में, और उसे किस तरह से जब आप ज्वाइन करेंगे जर्नलिज्म तो उसे किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं वो देखिएगा। एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, कन्हैया कुमार के बारे में क्या विचार है आपके? हाँ, कन्हैया कुमार के बारे में क्या विचार है, तो कन्हैया कुमार की तरह बोलना सीखना है। जो वो कहते हैं काफी अच्छे से कहते हैं, उनके पॉइंट्स काफी अच्छे लगते हैं मुझे। बोलने आता है उस बंदे को, उसे पता है कि किस तरह से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। तो अगर कोई संबित पात्रा जो काफी अच्छे स्पोक्स पर्सन के रूप में देखा जाता है, अगर उसके सामने कन्हैया कुमार अगर और अच्छे से बोल सकता है तो जरूर उस तरह बोलना तो जरूर सीखना चाहिए हर किसी को, क्योंकि जो ज्यादा अच्छा बोलता है वही अच्छा नेता बनता है। दूसरी बात, जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया था जब, तब तो मैं खैर कॉलेज में था, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि ये गलत है, क्योंकि जब तक आप इस तरह से किसी को भी गिरफ्तार करना, क्योंकि जो वीडियोस भी आए थे बाद में पता चला कि उसमें पाकिस्तान के नारे नहीं लगे थे। अब आप कह सकते हैं कि लगे होंगे या आपके पास कोई दूसरे वीडियोस हों, लेकिन कोर्ट में ये कह दिया गया है कि वो पाकिस्तान के नारे नहीं लगे थे। तो गिरफ्तारी गलत है, और सरकार ने उनको गिरफ्तार जब किया था उसके बाद वो खुद अपने आप आपकी आवाज कट। हाँ, वो किसी का फोन आ रहा था इसलिए शायद आवाज कट गया होगा, मैंने काट दिया फोन। ओके ओके। तो हाँ आपने कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ा स्टेज उनके सामने दे दिया, यानी वो जेएनयू से सीधे नेशनल लेवल पर पहुंच गए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वो बोलते हैं या जो मुद्दे उठाते हैं, तो मुझे काफी पर्सनल लेवल पर काफी पसंद आता है। या अब हो सकता है मैं भी आपके लिए एंटी नेशनल हो जाऊं, लेकिन पर्सनल लेवल पर मुझे काफी पसंद आता है। और उस तरह से बोलना और अपने मुद्दों को इतने सिंप्लीफाई करके रखना, ताकि मुंबई के कोई सबसे एक बंगलों में बैठा आदमी हो, या उत्तर प्रदेश के कोई गांव में बैठा हुआ एक किसान का बेटा हो जिसने शायद कभी पढ़ाई भी नहीं की हो, उन दोनों तक अगर आपकी बात पहुंचती है, तब आप अपने आप को एक अच्छा स्पोक्स पर्सन या एक अच्छा वक्ता कह सकते हो। मुझे लगता है कि कन्हैया में वो बात है। और एक क्वेश्चन है कि हाउ डज योर फैमिली रिएक्ट टू रिपोर्ट्स दैट यू डू, आई मीन द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू? तो जिसने पूछा है वो ही इज माय फैमिली मेंबर, ही इज माय ब्रदर। मोहित ने पूछा है वो बात, और मोहित की बात कर देता हूँ। तो वही दिन में 3 बार बेचारा फोन करके मुझे कहते रहते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और वो कहते रहते हैं कि तू ठीक है ना, तू ध्यान रख, तेरे को कोई टेंशन नहीं है ना। तो फैमिली वाले काफी परेशान रहते हैं मेरे लिए, फैमिली ने काफी स्ट्रगल किया है। मेरे भाइयों ने, दोनों भाई ने, मोहित और रोहित ने बचपन से क्योंकि मैं छोटा हूँ इन दोनों से, मोहित रोहित, अगर आप सोचते होंगे मेरा नाम सोहित क्यों है, तो क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक का नाम मोहित है और एक का नाम रोहित है, इसलिए मेरा नाम सोहित है। तो मॉम ने कहा कि ड्राइविंग इनके साथ हो जाएगा, सोहित का कोई मतलब होता है नहीं वैसे। तो भाइयों ने काफी सपोर्ट किया है, और मॉम डैड को बिल्कुल टेंशन रहता है। जैसे वो दिन भी जब पुलिस वाला इंसिडेंट लाइव ऑन एयर गया था, तो उसके तुरंत बाद मॉम का फोन आया था कि तू ही क्यों लड़ता रहता है, तू ही ऐसा क्यों है, तेरे से क्यों झगड़ा होता है। वो इसलिए करती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको चिंता रहती है, और वो देखते हैं, दादा दादी गांव में देखते रहते हैं, और शाम को दादाजी बताएंगे कि आज ऐसा तुमने कहा, इसे इस तरह से कहो, आज रवि जी ने ये वाला मुद्दा बहुत अच्छे से उठाया। तो फैमिली का ही एक सपोर्ट है जिसके बेसिस पे मैं ये सब कर पाया हूँ। अगर मेरे भाइयों ने और मेरे मॉम डैड ने मेरा सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद मैं जर्नलिज्म भी नहीं कर पाता। खासतौर पर जिस भाई ने मुझे पूछा है, मोहित भाई ने, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं नहीं कर पाता, या अब जहां पर हूँ, जहां जाना चाहता हूँ, वो सोच भी नहीं पाता अगर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता। काफी सैक्रिफाइस मेरे दोनों भाइयों ने, मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए किया है, एंड आई फील वेरी लकी कि जितना भी चीजें थी हमारे पास, उतने में जितना दे सकते थे उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट, प्यार दिया है।
और आजकल जब डैड खुश रहते हैं कि बेटा टीवी पे आ जाता है, तो वो देखकर लगता है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम मॉम डैड आर प्राउड ऑफ मी, माय ब्रदर्स आर प्राउड ऑफ मी, दे आर सपोर्टिव। मॉम थोड़ी सी डरती है, डैड इज लाइक ओके कुछ नहीं होगा, डैड इज लाइक कि ठीक है सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और जब भी कोई अच्छी स्टोरी होती है तो मेरे भाई उसको शेयर करते हैं, फोन करते हैं, मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से कुछ भी होता है तो मुझे फोन करके कहा जाता है कि ये ठीक है ना, तू ये स्टोरी अच्छा था, अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो शायद ही कहीं पर इतना प्यार मिलता है। और आई एम वेरी लकी, जैसे कि मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें या घर की बात कर लें या भाइयों की बात कर लें, काफी स्ट्रगल मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया है। और बचपन में की अगर बात करें तो हम सभी ने भी चाय बेचा है, हमारी एक चाय की दुकान है, तो चाय बेचना हो, बिल्डिंग्स में आके लोगों के घर में दूध पहुंचाना हो, जिस तरह से मुंबई में होता है, तो ये सारी चीजें की है और ये बहुत सारे लोग करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि केवल हमने किया है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो स्ट्रगल हर किसी का उतना ही होता है, लेकिन जिस तरह से प्यार या सपोर्ट मिला है बहुत सारे लोगों का, मेरे कजिन्स का, मेरे भाई का, सबका, तो ये सारी चीजें हैं और आई एम वेरी लकी कि वो लोग मिले हैं और उसके वजह से जो भी कर पा रहा हूँ सिर्फ फैमिली की वजह से कर पा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आशय का है जो बहुत पहले से पूछ रहा है कि बीएमएम के बारे में आपके क्या विचार है एज अ कोर्स? यार बीएमएम आई थिंक सो, जब आदमी बीएमएम ज्वाइन करता है ना फर्स्ट ईयर में, तो दो चीजों के लिए करता है। एक तो एक ये कहा जाता है कि बीएमएम में अटेंडेंस का कोई लेना देना है नहीं, और दूसरा उसे कूल माना जाता है काफी, कि बीएमएम आप जब ज्वाइन करते हो तो काफी कूल चीज है बीएमएम ज्वाइन करना, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि जो मेरे भाई हैं, जिस तरह से मैंने कहा मोहित, उसने भी बीएमएम किया हुआ है, मोहित भाई ने, और उस समय ऐसा था कि बीएमएम करना काफी ज्यादा वो ये नहीं था, मतलब ट्रेंड नहीं था, और उस समय किया तो मैंने तभी मेरे भाई को भी देखा था कि वो अगर कुछ बना रहे हैं, यानी मूवीज बना रहे हैं या स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो बीएमएम से आपको एक अलग नजरिया मिलता है, वो भले आप एडवर्टीजमेंट करें या फेसबुक आप जर्नलिज्म करें, एडवर्टीजमेंट करें या कुछ भी करें, बीएमए में आपको अलग नजरिया देता है। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आप किस तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बीएमएम आई थिंक सो इज अ वेरी नाइस कोर्स। हालांकि वो उसमें जिस तरह से सिखाया जाता है या जो सिखाया जाता है वो मुझे नहीं पता कि कहाँ पर यूज होता है। वो जो कम्युनिकेशन पिरामिड होता है, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसकोड और ये वो जो भी था, एनकोडर, ट्रांसकोडर, उसका यूज क्या है मुझे पता नहीं। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो आप डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स बनाकर, न्यूज रिपोर्ट्स बनाकर या मूवीज बनाकर, शॉर्ट फिल्म्स बनाकर, शायद ही कोई दूसरा कोर्स होगा जिसमें आपको ये सब चीजें करने दिया जाएगा। क्योंकि बाकी जगह पर होता ये है कि आपको रटने कहा दिया जाता है, ये पढ़ना है, ये करना है। तो इसमें जो क्रिएटिविटी के लिए आपको स्पेस दिया जाता है वो काफी अच्छी बात है। बिल्कुल, खुद के लिए एक समय मिलता है और आप अपने आप को एक्सप्लोर करके आप अपने आप को कितना बेहतर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो करता है वो करता है, जो नहीं करता वो नहीं करता है। तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या अपने आप जो आप कहना चाहते हो आप कितनी खूबसूरती से कह सकते हैं, ये बीएमएम से ही करने मिलेगा। बाकी शायद ही कोई कोर्स होगा जहां पर आपको ये सब चीजें करने मिलेंगी। और एक आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, फीमेल फैन फॉलोइंग भी काफी है। कोई फैन नहीं होता है, और फैन अगर पत्रकार का बनोगे तो बहुत बकवास है। ना ही पत्रकार का, ना ही नेता का फैन बनना चाहिए, क्रिकेटर का बन जाओ। ये था कि गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करते हो तो आपको मतलब वापस से वही है कि प्रेशर आता है या फिर कोई थ्रेट मिलता है, या आपको लगता है कि मिल सकता है कोई स्टोरी करने से पहले? यार अब तक तो नहीं, फियर फैक्टर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता यह है कि इसका एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैं लगातार, अगर हम अभी भी बात कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप लोगों ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया, तो गवर्नमेंट में भी आपके जो कई सारे सोर्स होते हैं ना, जो आपको बताते हैं कि आज हमारे मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, ये नहीं हुआ। तो एक सोर्स ने हाल ही में मुझे फोन किया, कहा कि देखो तुम्हारी बात सब सही है, लेकिन एज अ गवर्नमेंट क्या हम मजदूरों के लिए कुछ कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम करेंगे, जो मजदूर चल रहे हैं, अगर उनको हम खाना देंगे, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से तो कहा गया है कि लॉकडाउन आप सही से मानिए,
और अगर उसमें हम खाना दे रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम उनको मोटिवेट करें कि आप चल के जाइए, तो ऐसा गवर्नमेंट हम कर नहीं सकते। तो आपको अलग अलग परसेप्शन मिलता है। लोग हैं, कुछ ऑफिसर्स आते हैं कि सर हमने इस पे ये कर दिया है, आपने सिर्फ नेगेटिव स्टोरी चलाई, पॉजिटिव स्टोरी नहीं चलाई, आप ये चला दीजिए। तो मैं नहीं मानता कि वो जिस तरीके से एक इमेज बन चुका है, कम से कम मैंने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस नहीं किया कि तुमने मेरे खिलाफ स्टोरी कर दिया या देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, दूसरी जगह पे हो सकता है लोगों ने किया हो, तो मेरा वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, लोग फोन करते हैं, आपके सोर्सेस आपको फोन करते हैं, सफाई देते हैं या आपको दूसरा पहलू बताते हैं, वो सारी चीजें अच्छी बात है और वो सारी चीजें होनी भी चाहिए। मैंने हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर एक स्टोरी की थी कि किस तरीके से उन्होंने फोर्स का गलत यूज किया था, और हमने वो स्टोरी की थी बकायदा, लेकिन स्टोरी करने से पहले उन्होंने बुलाया था, हम गए थे। सोचिए आपके सामने मुंबई पुलिस कमिश्नर बैठा है, वो अपना बात रख रहा है कि हमने ये चीज किया है और आपको गलत बताया जा रहा है। तो मैंने वही उनसे भी कहा था कि सर मैं आपकी भी बात रखूंगा, आपकी भी, इनकी भी बात रखूंगा और दोनों बात रख के मैं स्टोरी फाइल करूंगा। और मैंने स्टोरी फाइल भी की और उनको मैंने लिंक भी भेजा कि सर इस तरह से मैंने स्टोरी फाइल की है। तो वो सारी चीजें हुई और मुझे आज तक पर्सनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो मैं क्यों कहूंगा कि हाँ धमकी मिलते हैं, हम नहीं डरते हैं, हम तो भी करते हैं, डरना हमारे लिए नहीं है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर मिलेगा तो, अगर आपको धमकी मिलता है तो आप ये भी समझिए कि आप कुछ ना कुछ सही कर रहे होंगे, इसलिए शायद आपको धमकी मिले, जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ओके, थैंक यू सो मच सर, और आपका टाइम नहीं लगेगा, खाने का भी समय हो गया है, आप आराम कीजिए, आपको एक ही दिन ऑफ मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, 2-3 बार कट हो गया बीच में लाइव। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। और वो लोग को एक बार फिर से थँक यू मुझे बुलाने के लिए। नेक्स्ट टाइम आय एम शुअर आपण मराठीमध्ये बोलू। माझा मराठी एवढं चांगलं नाही पण तरी आपण प्रयत्न करूया। आणि ऋषिकेश आपको मैं 2-2.5 साल से जानता हूँ और काफी ही टैलेंटेड है ऋषिकेश। अगर आप लोग ऋषिकेश को फॉलो नहीं करते आप करिए। सोशल एक्टिविस्ट है वो और काफी सारे मुद्दे उठाता रहता है, काफी अच्छे से काम कर रहा है, अलग अलग एनजीओज में भी वो काम कर चुका है, अलग अलग चीजें कर रहा है। और इसलिए जैसे ही ऋषिकेश ने कहा कि ऐसा कुछ करना है, मैंने बिल्कुल कहा कि यार बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं भी जब शुरू किया था कि एक था कि कुछ बदलाव लाना है, तो वही जज्बा ऋषिकेश में भी दिखता है और यही होना भी चाहिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं कुछ बदलने का तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं बदल पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया और ठीक है, मजा आया, वापस कभी करेंगे और अच्छे से कर सकते हैं। और हमारी टीम में एक्चुअली 4 लोग हैं, आई एम नॉट दी ओनली वन, तो मैं जस्ट एक पार्ट हूँ, बाकी 3 लोग भी है। नम्रता और आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं और आपने इससे पहले भी 1-2 वीडियोस जो भेजे तो काफी इंटरेस्टिंग थे, मैंने आपको पर्सनली बोला भी था। तो इसी तरह से करते रहिए, जिस तरह से मैं कह रहा था कि ब्रॉडकास्ट अगर नहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि चीजें खत्म हो जाती हैं। तो आप जिस तरह से कर रहे हैं वैसे ही बाकी लोगों को भी करना चाहिए और उससे काफी चीजें होंगी। और आपके लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपको देख ही सकता हूँ कि यू विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट इंडिया विल हैव इन फ्यूचर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।